नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे का। ये राज ठाकरे पिछले दिनों गंगा के ऊपर विवादास्पद बयान देकर सुर्खियों में आए थे। अब ऐसी खबर है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में चुनाव के जो स्थानीय लोकल चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव को मद्देनजर खासकर बीएमसी चुनाव के लिए नई टीम बनाने जा रहे हैं। यानी कि अब उनकी नई पारी शुरू होने जा रही है। इसके पहले वो काफ़ी प्रयास किए, उनकी वोट बैंक काफ़ी हद तक कम हो गई। उनके एक भी विधायक चुन के नहीं आए, एक भी नगर सेवक नहीं आज की तारीख में है। ऐसे में उनका जो है अगला पड़ाव क्या होगा, अगली रणनीति क्या होगी, ये सब जो है चर्चा का विषय है। चर्चा ये भी है कि आखिर में नई टीम में वो किस किस को शामिल करेंगे, नई टीम में उनकी नई मुद्दाएं क्या होंगी। क्योंकि बीएमसी चुनाव हो चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो, क्योंकि ये एकदम लोकल चुनाव होते हैं। ऐसे में लोकल लोगों के बीच में मन से यानी राज ठाकरे का जो मुद्दा क्या रहेगा, मराठी मुद्दा तो रहेगा ही, इसके अलावा और भी क्या मुद्दाएं होंगी, ये भी चर्चा का विषय है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि राज ठाकरे की जो नई टीम आ रही है वो किस तरह की होगी और नई योजनाएं क्या होगी इनकी। सरकार के खिलाफ रहेंगे या सरकार के बाहर रहेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक चर्चा का विषय है। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि देखा जाए तो 2007 से जो है लगातार मन से फाइट कर रही है महाराष्ट्र में। कुछ हद तक शुरुआत में कामयाबी मिली, लेकिन डे बाय डे जो है उनकी जो है स्थिति काफी कमजोर होती जा रही है। आज की तारीख में उनके पास 1 से लेकर 1.5% वोट बैंक है, लेकिन वो 1 से 1.5% वोट बैंक उनको काफी जो है महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल करने की क्षमता रखता है। तो अब जो है राज ठाकरे की नई भूमिका क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि उनका वोट बैंक या उनकी जो राजनीति है ऐसी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल कर सकती है। लेकिन देखिए, राज ठाकरे मतलब एमएनएस पार्टी का एकमात्र चेहरा। राज ठाकरे वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। आपने अभी कहा कि राज ठाकरे अपनी टीम का गठन करने जा रहे हैं। ठीक है, राज ठाकरे ने कई बार टीम का गठन किया, इसके पहले भी देखा होगा। उन्होंने अपना निशान तो नहीं लेकिन झंडा बदला, बार बार परिवर्तन करते रहे हैं। उनके मुद्दों में बार बार परिवर्तन आता रहा है। देखिए, राज ठाकरे का एक ये है कि वो किसी न किसी बहाने राज्य की राजनीति की धुरी बनना चाहते हैं और चर्चा में रहना चाहते हैं। लेकिन राज्य की राजनीति की धुरी में बने रहने के लिए संख्या बल, विधायक, सांसद या नगर सेवक, उनके जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है, जो राज ठाकरे के पास जी बिल्कुल नहीं है। और रही भूमिका की बात, जो आपने कहा, भूमिकाएं तो लगातार बदलती रही। और आपने जैसे कहा कि 2007 के बाद जब पार्टी का गठन हुआ, 2009 में उनके पास 13 विधायक थे। लोगों को आशाएं भी थी कि भाई राज ठाकरे जी इस राजनीति में कुछ नया, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नया करेंगे। 14 आते आते उनके विधायक की संख्या 1 हो गई। नासिक महानगर पालिका का भी चुनाव जीता था उस समय उन्होंने, और महापौर बिठाया था। उसके बाद 2019 में भी 1 विधायक और 2024 में 125 सीटों पर राज ठाकरे ने चुनाव लड़ा विधानसभा में। लोकसभा में तो उन्होंने सीधे बीजेपी को समर्थन दे दिया था। 2019 के चुनाव में बीजेपी के एकदम विरोध में गए थे। तो वो जो भूमिकाएं थी वो जनता को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। 125 सीटों पर भले, और 125 सीटों पर लड़कर वो बीजेपी का समर्थन भी कर रहे थे। एक तरफ लड़ भी रहे थे, एक तरफ समर्थन भी कर रहे थे मुख्यमंत्री। वो जानते भी थे कि मुख्यमंत्री, लेकिन वो कहते थे मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भूमिका होगी। लेकिन कोई भूमिका नहीं रही। 1.8% वोट उनको मिले मात्र। इससे उनका क्या हुआ, उनके चुनाव निशान जो रेलवे इंजन है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग कभी भी उनको नोटिस दे सकता है अगर चाहे तो, क्योंकि कम से कम 8% वोट और 1 सीट होनी जरूरी है आपके निशान की। या तो फिर आपके 2 सीटें रहें और 6% वोट रहें, और या तो 3 सीटें और 3% वोट रहेंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो जिस तरीके से उनके वो भूमिकाएं बदलती रही। हाँ, अब ये नई चर्चा शुरू हो गई है कि अब अगला जो
बीएमसी का चुनाव है, स्थानीय निकायों का चुनाव है, ज़्यादातर बीएमसी, टीएमसी, नासिक, पुणे और जो हैं अगल बगल के, तो यहाँ राज ठाकरे अपनी भूमिका बना सकते हैं। लेकिन अब भूमिका उनकी किस तरह की होगी, हिंदुत्व की भूमिका होगी या बीच का रास्ता कोई और फिर अपनाएंगे, ये भी अभी भी सवालों के घेरे में। अभी देखिए फिलहाल जो आपने चर्चा की कि उन्होंने गंगा जल को लेकर टिप्पणी की है और खुलेआम टिप्पणी की, काफ़ी उन्होंने एक तरीके से हमलात्मक रवैया रहा उनका बीजेपी के ऊपर ही, क्योंकि सारा आयोजन कुंभ मेले का जो है बीजेपी के मार्गदर्शन में हुआ था मुख्यमंत्री जी के। तो ये सारी चीज़ें जो है उनका वो भूमिकाएं कब बदल देते हैं, कब वो रिवर्स गियर ले लेते हैं, वो समझ में नहीं आता। और राजनीति में ठीक है, लेते हैं, राजनीति में निर्णय लिए जाते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन उसका कुछ लाभ नहीं हो रहा है उनको। तो इस लाभ हानि के चक्कर में अब मैं तो देखता हूं कि जैसे अब उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे जी, वो दोनों के ऊपर समझ लीजिए एक तरीके का एक संक्रमण काल ही चल रहा है। ये चर्चा है कि हो सकता है बीएमसी चुनाव में ये दोनों भाई एकत्र आएँ, और एकत्र आएंगे। ये भी चर्चा है कि वो भाई बीजेपी का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ भी एक इंटरनल एक उनकी एक अपनी बनी रहती है कि आप उनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। गाहे बगाहे वो सीएम देवेंद्र फडणवीस जी की भी प्रशंसा कर लेते हैं, मिल भी आते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर अभी एक आपको पुराना मुद्दा याद है, एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा, उन्होंने शुरू में मुद्दे पकड़ने में तो माहिर है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जो बोलते हैं ना एक छाया दिखती है तो राज ठाकरे में दिखती है। तो उसको मुद्दों को लेकर, जैसे बाला साहब ठाकरे छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों को लेकर, छोटे छोटे लोगों के अधिकारों के मुद्दों को लेकर राजनीति का है, और उसको देखते देखते फिर आगे बढ़े। अब ये जो टोल टैक्स का मामला था, टोल मुक्ति का मामला था, तो उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया शुरू में, काफी हद तक काम, लेकिन फिर बीच में उस मुद्दे को उन्होंने छोड़ दिया और बैकफुट पर आ गए। अब आखिरकार उस मुद्दे को देखिए, चुनाव के पहले एकनाथ शिंदे जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने पूरा देखिए ये जो मुंबई के सारे टोल नाके बंद कर दिए एंट्री पॉइंट पे। तो इसका फायदा किसको मिला? शिवसेना को मिला। इसका फायदा एकनाथ शिंदे जी को मिला, इसका फायदा बीजेपी को मिला, लेकिन राज ठाकरे फिर वहीं के वहीं रह गए। तो ये सारी चीजें उनके साथ समस्या यही है कि वो मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर वो उसको एक तरीके पे बोलते हैं ना, मंजिल तक जाते जाते फिर वापस लौटते। वापस कैसे नहीं लौटेंगे, क्योंकि सत्ता में तो है नहीं, उनका कोई पावर कहीं है नहीं, तो करे तो क्या करें? आंदोलन के अलावा और क्या कर सकते? नहीं, आंदोलन को भी एक स्तर पर पहुंचाना जरूरी है ना, ये विश्वास पैदा करना जरूरी है जनता को कि इनके आंदोलन के जरिए ही ये कामयाबी मिली। पता चला टोल टैक्स पर उन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन किए और आगे बढ़े, लेकिन फिर बाद में वो एकाएक ऐसे बैकफुट पे हो गए और आरोप लगने लगे कि ये तो सत्ताधारी, हाँ बिल्कुल सेटिंग कर लिए, और सत्ताधारी के दबाव में आकर या उनसे कुछ समझौते में आकर, दबाव की बात तो नहीं करते हो, लेकिन उनसे समझौते कर लिए, सेटिंग करके उन्होंने वापस ले लिया। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। तो क्या लगता है कि जो भी नई विचारधारा के साथ में, नई टीम गठन के साथ में जब आ रहे हैं, गुड़ी पड़वा पे उनका जो है रैली है, और रैली में बहुत कुछ वो कह सकते हैं, बहुत कुछ घोषणा कर सकते हैं, तो क्या लगता है नई टीम किस तरह की होगी इनकी, और नई विचारधारा किस तरह आगे जाएगी? क्या ये सेकुलर राजनीति तरफ जाएंगे या हिंदुत्व की तरफ जाएंगे या कुछ? ये अगर हिंदुत्व की बात करें तो उन्होंने गंगा जल को लेकर किस तरह से अपमान किया है कि 65-67 लोग जो है, करोड़ लोग जो है स्नान करके आए और उनका उन्होंने एक तरह से अपमान कर दिया। तो ये तो हिंदुत्व वाली विचारधारा रही नहीं। वही मुख्य चर्चा का विषय यही होता है, मुख्य सोच का विषय यही होता है कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, करना और लोग उम्मीद क्या करें उनसे उम्मीद क्या करें लोग, उम्मीदों पर वो बिल्कुल खरे नहीं उतरते, उनके ऊपर विश्वास पैदा नहीं होता। हाँ, वो खुद स्वयं बोलते हैं कि मेरे सभाओं में भीड़ तो जुटती है, लेकिन उसका वोट में तब्दील नहीं होता। वोटों में तब्दील तब होगा जब आपके ऊपर उस तरीके का लोग विश्वास करेंगे। आप जो सामने वाला कर रहा है वही आप भी करना चाह रहे हो, आप सामने वाला आपसे आगे निकल जाता हो, निर्णय ले लेता है, आप निर्णय नहीं ले पाते,
आपको मौका मिला था, मौका दिया गया था। पहली बार जब मौका उनको मिला, 13 विधानसभा सीटें, 13 आज सोचिए सबसे कम शरद पवार जी की पार्टी को 10 विधानसभा सीटें मिली, 10 विधायक हैं। उस समय 13 विधायक थे मनसे के पास, लेकिन कोई ऐसा महाराष्ट्र में कोई इस तरह का, और मुद्दे भी ऐसे थे कि कांग्रेस का शासन था उस समय 9 से 5-14 में, तो वो चाहते थे तो अपना एक बोलते हैं ना अपना स्थान वो महाराष्ट्र में पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पैदा कर पाए, वो नहीं आगे बढ़ पाए, या जो चीज़ें थी मुंबई, ठाणे या और जगहों के आगे नहीं बढ़ पाए वो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उनको अभी देखिए आप 288 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको अब यही तो कहा जाएगा, सामने वाला तो यही कहेगा कि भाई 125 सीटों पे आपने चुनाव लड़ा है, 125 सीटों पे चुनाव लड़के 10.8% सीटें बेटे को भी मैदान में उतारा, लेकिन 288 में से 125, तो इतनी आपकी राजनीतिक ताकत पूरे महाराष्ट्र में भी नहीं है कि आप 288 सीटों पर आप उम्मीदवार खड़े कर सकें। जब 288 सीटों पर आपके उम्मीदवार ही नहीं है विधानसभा क्षेत्रों में, तो ऐसी स्थिति नहीं, ऐसी स्थिति पहले भी थी, ऐसी बात नहीं। बीजेपी के पास एक समय ऐसा था कि 288 सीटों के लिए उनके पास उम्मीदवार नहीं थे। ऐसा भी समय शिवसेना के साथ भी था, जब 288 सीटों के लिए शिवसेना के पास, बाला साहेब के पास भी उम्मीदवार उस समय नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गांव-गांव अपना शाखाएं बनाई, गांव-गांव लोगों को पहुंचाया, मुद्दों की बात की, मुद्दों की लड़ाई लड़ी, तब जाके शिवसेना इतनी बड़ी हुई। तो मनसे का भी देखिए अब धीरे धीरे 2007 से आप 17-18 साल हो गए। बोले भाई 17-18 साल में तो बच्चा जवान हो जाता है, और जब पैदा होता है तो अभी तक अगर कुछ नहीं कर पाया तो आगे मुझे कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं लगती। हाँ, गठबंधन की राजनीति में कभी कभार उभार आ जाता है, और उसको अगर उभार देखने में अगर वो चाहते हैं कि अगर गठबंधन अगर करेंगे किसी न किसी पार्टी से, तो उसका अगर उनको फायदा मिला तो उससे आगे उनका इंजन जो है आगे बढ़ सकता है, चल सकता है, ऐसी आशा हम कर सकते हैं। धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो हमारा चर्चा यही था कि राज ठाकरे की जो नई टीम जो गठन होने जा रही है, नई विचारधारा जो बनने जा रही है, आखिर में किस तरह की हो सकती है, किस तरह जो है वो जमीनी फाइट में अपने आप को कामयाब हासिल कर सकते हैं। क्योंकि विधानसभा में 0 हो गए, लोकसभा में उनका कोई अता पता नहीं था, किसके साथ गठबंधन करेंगे ये भी कोई चर्चा नहीं है, किसके साथ जाएंगे वो भी कोई चर्चा नहीं है, क्या सेकुलर बनेंगे, क्या हिंदुत्व वाली विचारधारा रखेंगे ये भी कोई पता नहीं। बाला साहेब जी के 2 शाखाएं देखा जाए तो इस समय महाराष्ट्र में है, उद्धव जी हैं, राज ठाकरे जी हैं, दोनों जो है बाला साहेब जी के राजनीति से पैदा हुए ये बीज हैं। लेकिन आज जो है दोनों भी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर दोनों साथ में लड़े तो कुछ और भी हो सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ये दोनों अभी तक ये नहीं सोच पाते हैं कि हम एक साथ आए कि नहीं आए। ये चीज़ें बहुत कुछ सामने है, लेकिन अब यही है कि क्या मनसे का अस्तित्व आगे बढ़ पाएगा या कुछ और भी होगा। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स इस पर राज ठाकरे जी के बारे में हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।